अब की बार गोवा का चुनावी रण कौन जीतेगा? उत्पल पर्रिकर का इस्तीफा क्या बीजेपी पर पड़ेगा भारी? पणजी से पर्रिकर का टिकट काटना क्या बनेगा हार का कारण? क्या कहता है गोवा का राजनीतिक भविष्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। गोवा की राजनीति में इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे, जी हाँ, हम बात करें उत्पल पर्रिकर की, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो अपने पिता की जो सीट है पणजी सीट से अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन क्या वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे चतुर्वेदी जी से। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, मनोहर पर्रिकर जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं और कहते हैं कि गोवा में बीजेपी को जमाने का जो श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, और उनके बाद अब उनके बेटा उसी सीट से लड़ना चाहते हैं। हालांकि जब बीजेपी ने नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर दी, अब वो निर्दलीय लड़ने की उन्होंने ऐलान कर दिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कहता हूँ उनका राजनीतिक करियर उत्पल पर्रिकर का? देखिए, उत्पल पर्रिकर के बारे में चर्चा करने से पहले हमें उनके पिता मनोहर पर्रिकर के बारे में किसी को बताने की जरूरत शायद नहीं है। भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में अगर कुछ एक चुनिंदा नेताओं की, अगर ईमानदार नेताओं की बात होती है तो उनमें मनोहर पर्रिकर जी का, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी का नाम सर्वोच्च आता है जी। साथ ही साथ गोवा में कमल तो खिलाया ही उन्होंने, उसके अलावा गोवा को एक साफ सुथरे राज्य में बदलने का श्रेय भी उनके पास जाता है। इससे पहले गोवा में नशे का कारोबार, तस्करी चरम पर थी और उन्होंने उस स्थिति को बदला। यही एक कारण था कि गोवा में विपक्षी दल भी मनोहर पर्रिकर के नाम पर शांत हो जाते थे, जैसा कि देखा गया कि उनको केंद्र से हटाकर और राज्य में अंतिम क्षणों में भेजना पड़ा, क्योंकि लोगों की, वहाँ की जनता, वहाँ के विपक्षी दलों, वहाँ पर भाजपा के साथ लड़े हुए दलों, सभी की ये डिमांड थी कि अगर मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है, बाकी किसी और नाम के साथ हम सहमति नहीं देते हैं। जी। तो इस तरीके की छवि पाना और इस तरीके का व्यक्तित्व कमाना, वो भी भारतवर्ष जैसी राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है। अब आते हैं उत्पल पर्रिकर के बारे में। उत्पल पर्रिकर के बारे में बात करते हुए हमारे पास उनकी कुंडली नहीं मिल पाई है, लेकिन जो हमने उनकी फेस रीडिंग, उनका मस्तक रेखा, चाहे वह मस्तक के ऊपरी हिस्से का उभार हो, चाहे वह ललाट का स्पष्ट दिखना हो, वह दिखाता है, बारीकियों से हमने अध्ययन किया उनके चेहरे की कविता जी, और उससे निकल कर आता है कि पिता की बहुत सारी अच्छाइयाँ और नेतृत्व इनके अंदर भी भरा हुआ है। हालांकि अब तक यह राजनीति से एक उचित दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अगर इस स्थिति में वह अपने पिता की विरासत को संभालने या उसका उत्तरदायित्व मांगने की बात की उन्होंने, तो उसमें कहीं भी हमें बुराई नहीं दिखती है। क्योंकि भारतवर्ष की राजनीति में हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भले ही पार्टियां अपने आप को कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं दिखाते, हम ये नहीं, लेकिन यहीं पर देखा गया है, चाहे वह राजनाथ सिंह हो, चाहे अन्य लोग हों, उनके बेटों को, उनके परिवार के लोगों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को टिकट दिया गया है। जी। तो यहाँ पर उत्पल पर्रिकर का ना तो कद, या मनोहर पर्रिकर का कद इतना नीचा था कि उनको एकदम से अवॉइड करना चाहिए था, ना ही उत्पल पर्रिकर की कुंडली हमें उतनी हल्की लगती है कि जो कि बीजेपी किस कारण से उन्हें निगलेक्ट कर रही है हमें नहीं पता है। लेकिन ग्रहीय दृष्टिकोण से उत्पल पर्रिकर एक अच्छे नेता बनने की काबिलियत रखते हैं और उनके अंदर उनके पिता के कुछ गुण उनके मस्तक रेखा से, उनके चेहरे से, उनकी भावभंगिमा से दिखाई देता है, जो कि भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत दिखाता है और आने वाले समय में उत्कल एक उत्कृष्ट नेता बनने का और एक उत्कृष्ट लीडर बनने की योग्यता अपने अंदर रखते हैं। कविता जी, क्या लगता है अपने पिता की तरह क्या राजनीति की ऊंचाइयों को छू पाएंगे? देखिए, पिता
उनके नाम को या उनके कद को छूना बहुत बड़ी चीज हो जाएगी इनके लिए, लेकिन हाँ उनके नाम को सत्यार्थ कर पाएंगे लोग। जो मनोहर पर्रिकर को जिस रूप में देखते थे उसका एक प्रतिबिंब इनके कार्यों से लोगों को दिखेगा। और अगर आने वाले समय में बीजेपी इनकी कीमत को समझकर इनको अपने साथ नहीं मिलाती है या इनको नहीं साथ रख पाती है, तो मैं कहूँगा कि गोवा में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। और वहाँ पर इनकी छवि इनके पिता के द्वारा अभी नापी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में यह अपनी छवि बनाने में कामयाब होंगे और एक उत्कृष्ट नेता उभर कर गोवा की राजनीति में आएंगे और वहाँ से इनके नाम को और बड़ा कद मिलेगा। कविता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ पणजी सीट से इनके जीतने की कितनी संभावना इस वक्त आपको लग रही है? पणजी सीट की अगर हम, क्योंकि इनकी भी मेरे पास कुंडली नहीं है तो बहुत ऑथेंटिक हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनके चेहरे से, इनके भाव भंगिमा से, मस्तक रेखा और साथ ही साथ पणजी विधानसभा की जो उस विधानसभा जब वह बनी है उस समय अनुसार, उस के अनुसार और वर्तमान प्रश्न कुंडली के अनुसार देखें तो यह बहुत कड़ी लड़ाई वहाँ देने वाले हैं और हमें 70 से 80% इनके जीत की संभावनाएं दिख रही हैं और वहाँ पे बड़े बड़े नेता धराशायी होते हुए हमें दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोल दूँ आपको, यह मार्जिन हमने 70 से 80% इसलिए लिया क्योंकि ऑथेंटिक डाटा इनका हमारे पास नहीं है, कुंडली नहीं है। और इसके बाद भी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो मस्तक रेखा इनकी कहती है, यह इसी 2022 इलेक्शन के बाद चाहे जीत आती है चाहे हार आती है, लेकिन यह अपना कद राजनीति में बनाने में कामयाब हो जाएंगे कविता जी गोवा की जिंदगी में। अब तक तो देखिए मनोहर पर्रिकर के दम पर वहाँ पे कमल खिलता रहा, फिर उनके नाम पर भी कमल खिला। इस बार क्या लगता है 2022 में गोवा किसका होगा? देखिए, गोवा में इस बार बहुत कड़ी लड़ाई होने वाली है और हमें लगता है कि वहाँ इस बार बीजेपी के लिए सत्ता में आना या सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या हो सकता है ना के बराबर वहाँ पे संभावना हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि तोड़ मरोड़ की राजनीति भले ये लोग कर ले जाएं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी अपने दम पर स्वच्छता वहाँ पर नहीं ला पाएगी कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने उत्पल पर्रिकर की कुंडली का विश्लेषण किया और ये जानने की कोशिश की कि इस बार जो निर्दलीय पणजी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं क्या वहाँ से जीत पाएंगे या नहीं, और सबसे बड़ी बात कि इस बार गोवा में क्या बहुमत के साथ कमल खिल पाएगा या नहीं, ये तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन इनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठेगी इस बार, ये 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।